हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज से लगभग कुछ हफ्ते पहले मैंने चैम्पियंस ऑफ जीके सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मेरा ये प्रयास है कि आपको जीके में बेहतर बनाया जाए। और इसमें मैं स्टैटिक जीके कवर करता हूँ, सारे सब्जेक्ट्स का एक मिश्रण कवर करता हूँ। एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करता हूँ और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताता हूँ। तो उसी कड़ी के अंदर ये तीसरा वीडियो मैं आप तक ला रहा हूँ। दिस इज़ द थर्ड वीडियो। ये भी हिंदी भाषा में होगा। ये वीडियो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, सिर्फ हिंदी भाषा में आप तक मैं लेकर आऊँगा। चैंपियंस ऑफ जीके। चैंपियंस ऑफ जीके का जो पीडीएफ है वो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल फेसबुक पेज है www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। इस URL को अपने ब्राउज़र में आप टाइप कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट मिलेंगे। समय समय पर मैं वहाँ पर अंग्रेजी के और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी पूछता हूँ, तो आप उनमें भी भाग ले सकते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो भी शेयर की जाती है। सो ये है URL www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। और हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है इसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा SSC CGL का, CHSL या फिर किसी भी बैंक एग्ज़ाम, IBPS PO या क्लर्क, SBI PO और क्लर्क, इनका कंप्लीट पेन ड्राइव है। इसमें जितना भी कोर्स है पूरा वीडियोस के रूप में कवर किया गया है। अगर आप ये पेन ड्राइव खरीदना चाहते हैं तो आपको ये नंबर कॉल करना होगा 9716523859, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com। कम समय में अपना स्कोर बढ़ाने का, अपने कंसेप्ट क्लियर करने का ये एक बहुत असरदार तरीका है। तो चलिए अब मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करता हूँ। पहला जो सवाल है ये बायोलॉजी से है। आप इसको फिज़िक्स में भी कैटेगराइज कर सकते हैं क्योंकि फिज़िक्स से भी इसका काफ़ी बड़ा रिश्ता है इस सवाल का। तो सवाल ये है कि जब आंखें, कोई भी आंख है, अगर वो नज़दीक का तो देख पाती है लेकिन दूर का नहीं देख पाती, उस रोग को क्या कहा जाता है? मैं रिपीट करता हूँ सवाल। अगर कोई आंख पास का देख लेती है, दूर का नहीं देख पाती, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं मायोपिया। याद रखिए, दो डिजीज़ होते हैं आंखों में दूरी के, एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपर मेट्रोपिया। कई जगह इसे हाइपर मेट्रोपिया, इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलित नाम है वो है हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया मतलब होता है जब आपको नियर का दिखाई देता है साफ साफ, लेकिन दूर का आप नहीं देख पाते। हाइपर मेट्रोपिया होता है जब आप दूर का देख लेते हैं, पास का नहीं देख पाते। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं एक आँख यहाँ पे बनाऊँगा आपके लिए। ये हमारी आँख है, ये हमारी सीलियरी मसल्स हैं, बीच में होता है लेंस। आँख का जो लेंस है ये कन्वेक्स लेंस होता है। याद रखिए, कन्वेक्स लेंस है। ये लेंस भी कई तरह के होते हैं। लेंस और मिरर में ये फ़र्क है कि जो मिरर होता है उसमें से जो किरणें होती हैं वो टकरा के वापस आ जाती हैं, लेकिन जो लेंस होता है उसमें से जो किरणें हैं वो टकरा के उसमें से आर पार हो जाती हैं। तो ये फ़र्क है मिरर और लेंस के अंदर। आँख का जो लेंस है ये होता है कन्वेक्स लेंस। अब मान लीजिए इसमें से ये रोशनी आई बाहर से, और आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, मैं अगर ये सामने से आँख बनाता हूँ, आँख के बीच में ये काला हिस्सा होता है और ये साइड में सफ़ेद, सफ़ेद हिस्से को कहते हैं स्क्लेरा। बीच वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं आइरिस, IRIS, आइरिस। और आइरिस के बीच में भी एक और बिल्कुल काला हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं प्यूपिल। और प्यूपिल का काम होता है आँख में कितनी रोशनी जाए इसे चेक करना। अगर बहुत आप अंधेरे कमरे में हैं तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, जिससे ज़्यादा रोशनी, जिससे कम रोशनी में भी आप देख सकें। और अगर आप मान लीजिए सूरज की ओर देख रहे हैं तो आपकी आंखें खुलेंगी ही नहीं, बंद रहेंगी, क्योंकि प्यूपिल बहुत छोटा हो जाएगा एक तो, और ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में ना जाए जिससे आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए प्यूपिल छोटा हो जाएगा। कभी भी आप किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आंखों में टॉर्च मार के आपका प्यूपिल चेक करता है। वो आंखों में जब टॉर्च मारता है तो आपका जो प्यूपिल है इसका साइज़ छोटा हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो अब ये रोशनी आंखों में जब जा रही है तो ये कन्वर्ज होती है। ध्यान से सुनिए, अब ये कंसेप्ट कन्वर्ज होती है और आंख का जो पर्दा है ये पीछे होता है, इसे बोलते हैं रेटिना। अब मायोपिया के अंदर जो इमेज है, आप जानते हैं हमारी जो आंख है इसके अंदर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे ऐसे किसी पेड़ को देख रहे हैं
तो जो पेड़ यहाँ बनेगा वो बनेगा उल्टा, और इसे ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक ले जाती है, और ऑप्टिक नर्व जब ब्रेन तक ले जाती है तो ये पेड़ वापस सीधा हो जाता है क्योंकि इमेज इंटरप्रेट होती है। इसके बाद ये कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होके अपने स्थान से पहले इमेज बन जाएगी यहाँ कहीं पर। यानी कि अगर मुझे मायोपिया को ठीक करना है तो मुझे, जब ये दो किरणें हैं और ये अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो इसे कहते हैं कन्वर्ज, और अगर दो किरणें दूर जाती हैं तो इसे कहते हैं डाइवर्ज। तो मुझे इन्हें थोड़ा सा डाइवर्ज करना है, थोड़ा सा डाइवर्ज करना है, जिससे ये अपने स्थान पे यानी रेटिना पर्दे के ऊपर इमेज बना सकें और मेरा विकार ठीक हो सके। इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ कनकेव लेंस। मायोपिया को ठीक करने के लिए मुझे चाहिए एक डाइवर्जिंग लेंस, यानी मैं यूज़ करूँगा कनकेव लेंस। और बिल्कुल इसका उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में यहाँ पीछे रेटिना के भी पर्दे के पीछे इमेज बनती है, तो मुझे चाहिए कि ये कन्वर्ज हो जाएं, यानी जो दो किरणें हैं ये जल्दी एक दूसरे के पास आ जाएं जिससे रेटिना पर इमेज बन सके। इसलिए मैं यूज़ करता हूँ कन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कन्वेक्स लेंस, मायोपिया को ठीक करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कनकेव लेंस। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो ये कुछ आंखों की ये चीज़ें हैं। ये आगे एक्वस ह्यूमर होता है, पीछे विट्रस ह्यूमर होता है, और ये सीलियरी मसल्स होती हैं। अगर आप मान लीजिए कम उम्र में चश्मा लगता है तो मायोपिया होता है, यानी माइनस का नंबर लगता है। जनरली अगर 19 साल से पहले या 20 साल से पहले चश्मा लगता है तो हमेशा माइनस का नंबर मिलता है, क्योंकि मायोपिया होता है, दूर का नहीं दिखता लेकिन पास का दिखता है। बड़ी उम्र में जनरली चश्मा जब लगता है तो हाइपरमेट्रोपिया यानी प्लस का नंबर होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंद्रा पोर्ट भारत के किस राज्य में है? पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह मतलब होता है जहाँ पे जहाज में सामान चढ़ता और उतरता है, उसे बोलते हैं बंदरगाह। तो मुंद्रा पोर्ट जो है ये है कच्छ, गुजरात के अंदर। एक और पोर्ट गुजरात में बहुत फेमस है जो मुंद्रा पोर्ट से भी बड़ा है, उसको बोलते हैं कांडला। दो पोर्ट हैं गुजरात के, बंदरगाह हैं गुजरात के जो दो बहुत फेमस हैं, एक है मुंद्रा और एक है कांडला पोर्ट। इसके अलावा भारत में और भी बहुत फेमस पोर्ट हैं, चाहे वो पश्चिमी तट पर हों चाहे वो पूर्वी तट पर हों। पूर्वी तट पर अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा में है पैराद्वीप पोर्ट, और जो पश्चिमी तट की अगर मैं बात करूं तो फेमस पोर्ट पूर्वी में एक कोलकाता पोर्ट भी है जहाँ पे हमारा जापान से बिजनेस होता है, क्योंकि जापान हमारे पूर्व में, या फिर कलकत्ता के पास ही एक जगह है हल्दिया, तो हल्दिया पोर्ट भी बहुत फेमस है। अगर मैं पूर्वी तट की बात करूँ तो बहुत सारे हैं, मैंगलोर में है, फिर कोचीन में है केरला, इसके अलावा पूर्व मुंबई पोर्ट है। मुंबई के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो एग्जाम में अक्सर आता है, जिसको बोलते हैं नावा शेवा। इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। और नावा शेवा फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट्स में से एक है, क्योंकि जो मुंबई का ट्रैफिक है अब यहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है। मुंबई जो पोर्ट है उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए नावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर उसका ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है। अगला सवाल, तुंगाभद्रा नदी, तुंगाभद्रा जो नदी है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी मतलब जो उसमें से पानी निकाल लेती है। दो होती हैं, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी, एक होती है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी नदी में हमेशा पानी जोड़ती है। ये अगर मेन नदी है और इसमें कोई सहायक नदी आती है तो इसमें पानी ऐड होगा। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या करेगी? इस नदी का पानी ले जाएगी। जैसे डिस्ट्रीब्यूटरी का आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गंगा का जो पानी है वो हुगली ले जाती है निकाल के, यानी वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। लेकिन जो नदी जो सहायक नदियाँ हैं वो बहुत सारी हैं। तो कृष्णा की जो सहायक नदियाँ हैं वो भी बहुत सारी हैं, जिनमें मुख्य हैं जैसे भीमा नदी है, भीमा नदी इसकी सहायक नदी है। तुंगाभद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की एक और इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है जो है मूसी। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। तो किस नदी के किनारे कौन सा शहर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यमुना नदी है, यमुना नदी की एक सहायक नदी है, जैसे काली सिंध या बनास नदी, या फिर जो कैन रिवर है वो भी यमुना नदी की सहायक नदी हैं। तो इस तरह से सबके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी यमुना की सहायक नदी है, और शिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है उज्जैन के अंदर। तो इस तरह से रिवर्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे जो पेन ड्राइव कोर्स है ज्योग्राफी में आप ये टॉपिक बड़ी आसानी से 30 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका चीफ कौन है? चीफ या आप इसको मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। ये हैं मशहूर फ्रांस की लॉयर और पॉलिटिशियन क्रिस्टीन लागार्डे। 2011 में ये बनी थी और तब से लेके अब तक ये हैं सक्रिय हैं। क्रिस्टीन लागार्डे, इनका कार्यकाल खत्म हो गया था लेकिन दोबारा इन्हें चुन लिया गया है। तो IMF का चीफ ये लगातार 2 बार बनी है। इसी साल 2016 के अंदर इन्हें दोबारा चुन लिया गया है। पिछले साल ये भारत दौरे पर भी आई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है। और IMF बना क्यों था, इस पे भी आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए।
आईएमएफ बना था, जो यूरोप के देश हैं उन्होंने बनाया था कि एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक गरीबी दूर करने के लिए। तो बहुत सारे पर्पस थे आईएमएफ के बनने के लिए। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक का निर्माण भी इन्हीं कारणों के लिए किया गया था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों बहुत ही सिमिलर हैं। वर्ल्ड बैंक के अंदर जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो है अमेरिका का, और आईएमएफ के अंदर भी अमेरिका का और यूरोप का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। और हमारे कुछ अपने फिर एशियन बैंक्स भी हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, या एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इन पे भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा, ये तो बहुत आसान सवाल है। हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली के अंदर। याद रखिए, आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो बहुत गहराई में होनी चाहिए, बहुत डीप होनी चाहिए। अब इस तरह के सवाल एग्जाम में नहीं आते कि कुतुब मीनार कहाँ है या कुतुब मीनार किसने बनवाया। आपकी प्रिपरेशन बहुत डीप होनी चाहिए। डीप से मेरा मतलब क्या है? जैसे डीप से मतलब मेरा ये है कि आपको उन सवालों के जवाब पता होने चाहिए जो दूसरों को नहीं पता, क्योंकि हर कोई उतनी मेहनत नहीं कर पाता, उतनी गहराई में नहीं पढ़ पाता। अगर आपकी प्रिपरेशन डीप है तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे, और फिर आपका सिलेक्शन भी होने से कोई रोक नहीं सकता। तो अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि आप गहराई से पढ़ें। हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली के अंदर। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अढ़ाई दीन का झोपड़ा कहाँ पर है? अढ़ाई दीन का झोपड़ा, तो हो सकता है आप में से किसी ने इसका नाम भी ना सुना हो। अगर आपने हिस्ट्री डीप में पढ़ी है तो ही आप इसको आंसर कर पाएंगे। अढ़ाई दीन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो अजमेर के अंदर है, राजस्थान के अंदर। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं धूली कट्टा कहाँ पर है? धूली कट्टा करीमनगर में है, या फिर कुशीनगर में क्या है, या मक्का मस्जिद कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। इस तरह से थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? शायद ये सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारी स्पाइन में कितनी बोन्स होती हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में कोई बोन नहीं होती। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन सवाल को कई बार इस तरह से आपको खुद समझना पड़ेगा। स्पाइन यानी हमारा मेरुदंड, पीछे रीढ़ की हड्डी, स्पाइन। तो जो स्पाइन है इसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इसमें जो नर्व्स हैं वो आती हैं, नसें, और नीचे कॉर्डा इक्विना में ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे इसके 5 हिस्से होते हैं। ऊपर से आप गर्दन से स्टार्ट कर सकते हैं, सर्वाइकल, फिर थोरैसिक। थोरैसिक वाला जो हमारे फेफड़ों और हार्ट वाला हिस्सा है वो थोरैसिक है। सर्वाइकल गर्दन वाला है। फिर लंबर, सैक्रल और कॉडल। कॉडल इसे टेल वर्टिब्रा बोलते हैं। इसमें 4 हड्डियां होती हैं जो मिलकर एक हड्डी बनाती है, जिसे बोलते हैं कॉकेक्स या कोकाजल वर्टिब्रा। ये वेस्टिजियल होती है हमारी बॉडी में, यानी इसका कोई काम नहीं होता। इसके ऊपर सैक्रल, फिर लंबर। लंबर सबसे मजबूत होता है, और लंबर इसीलिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत मजबूत होती है। फिर है थोरैसिक, और ऊपर है सर्वाइकल। सर्वाइकल का जो पहला वर्टिब्रा होता है उसे बोलते हैं एटलस, जिस पे पूरा वेट होता है। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो क्रेनियम है, उसका जो वेट होता है वो एटलस के ऊपर होता है, इसलिए बहुत मजबूत होता है। और जो दूसरा है उसको बोलते हैं एक्सिस। तो ये आपको याद रखना है, एटलस और दूसरे वाला सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी C2, इसे बोलते हैं एक्सिस। C1 को बोलते हैं एटलस। और स्पाइनल कॉर्ड में ये बड़ा आसान तरीका आपको याद रखने का बताता हूँ। एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, 712 554, 7 12 554। टोटल इनको कर लीजिए, 33 आ जाएगा। सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती हैं, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5 और कॉडल में 4। तो टोटल 33। और हमारी पूरी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। हमारी बॉडी में 639 मसल होती हैं। तो ये कुछ बायोलॉजी की चीज़ें हैं जो आपको स्केलेटल सिस्टम में पता होनी चाहिए। महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिन चला? महाभारत का युद्ध चला 18 दिन, 18 डेज। ये सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कलिंदी रिवर का दूसरा नाम क्या है? कलिंदी रिवर का नाम है यमुना। यमुना जिसके किनारे पे है दिल्ली, जिसके किनारे पे है आगरा, मथुरा, ये सब यमुना के किनारे हैं। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, और हिमालयन रिवर है ये, और जाके फिर ये गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद प्रयाग के अंदर। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के को फाउंड किसने किया था? उसके फाउंडर कौन थे? तो मशहूर साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई की जो वाइफ हैं मृणालिनी साराभाई, मशहूर भारतनाट्यम डांसर हैं, और इनकी जो बेटी हैं वो भी मशहूर भारतनाट्यम डांसर हैं, मल्लिका साराभाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के बारे में मैं चैंपियन ऑफ जी के जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। स्टेट विद मैक्सिमम बाउंड्रीज विद अदर स्टेट, ये काफ़ी जिसे कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ है? तो यूपी, यस यूपी है। आप अगर मैप देखें इंडिया का, ये ऐसे एक रफली मैं बना देता हूँ, ये ऐसे यूपी आ जाएगा यहाँ पे।
तो इसकी जो ऊपर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यूपी की जो बाउंड्री है वो ऊपर से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, यहाँ उत्तराखंड के साथ है, फिर यहाँ पे दिल्ली हरियाणा दोनों के साथ है, यूपी की बाउंड्री राजस्थान के साथ भी है, और यूपी की बाउंड्री बिहार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ पे बिहार, फिर दिल्ली और हरियाणा। दिल्ली को अगर मैं यूनियन टेरिटरी भी इसमें मिला लूँ तो टोटल एमपी के साथ भी है, तो टोटल 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिनके साथ है, और अगर मैं दिल्ली को हटा दूं तो 7। तो आंसर है यूपी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट एवर। तो अमेरिका के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन, और जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पे अमेरिका की राजधानी का नाम भी है वॉशिंगटन डीसी। और जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी अमेरिका को जब आज़ादी मिली, अमेरिका पे जो राज था वो था यूनाइटेड किंगडम का, जिन पे हमारा राज था अंग्रेजों का, उन्हीं का राज था अमेरिका के ऊपर। अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा हाथ था जॉर्ज वॉशिंगटन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स-रे के आविष्कारक कौन थे? एक्स-रे का आविष्कार किया विलहेल्म रॉन्जन ने, विलहेल्म रॉन्जन। और इनकी जो कंट्री थी वो थी जर्मनी। जर्मनी के थे विलहेल्म रॉन्जन। और एक बात आपको और याद रखनी है, जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए, नोबेल प्राइज़ आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए मिलता है, पीस के लिए मिलता है, मेडिसिन के लिए मिलता है, तो फिजिक्स के लिए जो मिला वो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ इन्होंने ही लिया था 1901 के अंदर। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए मिला विलहेल्म रॉन्जन को 1901 के अंदर, और इनकी जो कंट्री है वो है जर्मनी। एक और बात, इनको सम्मानित करने के लिए जो एटॉमिक नंबर 111 है उसका नाम रख दिया गया रॉन्जेनियम। जैसे एलिमेंट्स के अलग अलग नाम होते हैं, हेफनियम, सेलेनियम, तो 111 वाला जो एटॉमिक नंबर है उसका जो परमाणु संख्या जिसकी 111 है उसका नाम रखा गया रॉन्जेनियम। ये आईयूपीएसी ने किया। आईयूपीएसी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपने केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़ते वक्त अक्सर उनको याद करने का जो तरीका है, आईयूपीएसी नेमिंग सुनी होगी, तो वो आईयूपीएसी जो केमिस्ट्री का सारा देखती है उसको बोलते हैं आईयूपीएसी। वास्को डी गामा भारत आए तो वो कहाँ पर आए? वास्को डी गामा आप जानते हैं भारत आए थे। वास्को डी गामा 1498 में भारत आए थे। सबसे पहले ये पहुँचे केरल में। केरल में कहाँ पर पहुँचे? केरल में उस वक्त इसको बोलते थे कैलीकट। तो सबसे पहले कैलीकट में पहुँचे। कैलीकट का नया नाम क्या है? कैलीकट का नया नाम है कोझिकोड। कोझिकोड बोलते हैं कैलीकट को। और यहाँ पे जिस जगह पहुँचे उसको बोलते हैं कप्पड़। कप्पड़। तो वास्को डी गामा कहाँ गए थे ये भी पता होना चाहिए। पोर्चुगीज़, ये पुर्तगाली थे। और सबसे पहले भारत कौन आया? पुर्तगाली आए। और पुर्तगालियों के बाद भारत कौन आया? तो याद रखिए डच आए। डच बोलते हैं हॉलैंड के लोगों को, हॉलैंड या नेदरलैंड, हॉलैंड या नेदरलैंड के लोगों को बोला जाता है डच। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट का सवाल है हमारी राजनीति से, पॉलिटी से। आपको याद हो हमारे जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी। ही डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस मतलब वो कार्यरत थे जब उनकी डेथ हो गई। ही वॉज इन ऑफिस व्हेन ही डाइड। तो राष्ट्रपति पद के पे रहते हुए उनकी जो मृत्यु हो गई थी। और जाकिर हुसैन जब थे तो हमारे जो उपराष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी साहब। वीवी गिरी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। और आप जानते हैं ये रूल होता है कि अगर जब वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से वो इम्पीच हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभाता है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के चुनावों में खड़ा होना चाहता है तो उसे वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो वीवी गिरी ने रिजाइन कर दिया। और अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो जो चीफ जस्टिस होता है भारत का, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति होता है, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभाता है। तो कुछ दिनों के लिए जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे वो हमारे प्रेसिडेंट रहे, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। ये आपको याद रखना है। और ये भारत के 11वें चीफ जस्टिस थे। एक बात और, मोहम्मद हिदायतुल्लाह बाद में हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए थे। तो ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं और चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तीनों रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल ये ग्लोबल पॉलिटी से है। श्रीलंका की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन रहीं? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की आपने एक प्रेसिडेंट सुना होगा। श्रीलंका की एक प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है चंद्रिका कुमारातुंगा। चंद्रिका कुमारातुंगा 11 साल तक 1994 से लेकर 2005 तक ये श्रीलंका की राष्ट्रपति थी, प्रेसिडेंट थी।
इनकी मदर हैं ये श्रीमा भंडार नाइके। ये श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी। श्रीलंका की ही नहीं, पूरी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमा भंडार नाइके। ये तब बनी थी जब इनके जो हस्बैंड थे वो भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, और उनको उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका नाम था सोलोमन भंडार नाइके। 1959 के अंदर उनकी हत्या कर दी गई थी, और तब जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद का भार संभाला श्रीमा भंडार नाइके ने। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। और चंद्रिका कुमार तुंगा जो हैं ये यानी कि इनके जो दोनों पेरेंट्स हैं दोनों ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, श्रीमा भंडार नाइके और सोलोमन भंडार नाइके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तारे हैं वो चमकते क्यों हैं? तो तारों की जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? आप जानते हैं कि जो सूरज है, सूरज भी एक तारा ही है, सूरज को स्टार बोलते हैं। और धरती के जो सबसे नज़दीक जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और धरती के जो दूसरा सबसे नज़दीक है वो है अल्फा सेंचुरी। तो ये कुछ याद रखनी है चीज़ें आपको नक्षत्र से। तारे क्यों चमकते हैं? तारों के ऊपर होता है नाभिकीय संलयन यानी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन, तो इसमें जो दो छोटे जो तत्व हैं, रेडियोधर्मी तत्व या किसी भी तरह के तत्व हो सकते हैं, भारी तत्व हो सकते हैं। जैसे सूरज के ऊपर हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? हीलियम, और साथ में एनर्जी निकलती है। इसी तरह से ज़्यादातर तारों के ऊपर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इसमें जो छोटे छोटे जो तत्व हैं वो होके बड़े तत्व बनाते हैं। फ्यूजन के अंदर कोई भी रेडियोधर्मी किरणें नहीं निकलती हैं, लेकिन जब फिशन होता है तो जरूर रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फिशन और फ्यूजन में। तो जो फ्यूजन होता है, जैसा मैंने बताया, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है। यही सिद्धांत यूज हुआ है हाइड्रोजन बम के अंदर। हाइड्रोजन बम के अंदर जो ये रिएक्शन होती है ये चेन रिएक्शन हो जाती है, इसलिए हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बेहद तबाही मचाता है। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनके अंदर हम फिशन रिएक्शन यूज कर लेते हैं। फ्यूजन रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम फिशन रिएक्शन यानी नाभिकीय विखंडन प्रेफर करते हैं, नाभिकीय संलयन प्रेफर नहीं करते हैं। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का पहला चेयरमैन कौन है? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के जो चेयरमैन है एक बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, विनोद राय। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, नॉट जस्ट द अकाउंटेंट। नॉट जस्ट द अकाउंटेंट, आप भी ये जरूर पढ़िए। मेरा अच्छा सौभाग्य था कि मैंने ये किताब पिछले साल पढ़ी थी। और विनोद राय जो थे ये भारत के 11वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, CAG। और जितने भी उस वक्त की जो सरकार थी UPA 2, उसके जितने भी जो स्कैम हुए, जितने भी जो करप्शन के जो भ्रष्टाचार के जो केसेस थे वो इन्होंने अनकवर किए थे, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जैसे आपको याद हो जब 2G स्कैम हुआ था तो उसमें हमारे CAG ने रकम दी कि 1,76,000 करोड़ रुपीज़ का भारत को जो एक्सचेकर है उसमें लॉस हुआ। ये भी विनोद राय ने कहा था। विनोद राय भारत के 11वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं थे और बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के पहले चेयरमैन। और इनका जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बनाया, इसके कई सारे पर्पज़ हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया है। इसके बहुत सारे रीज़न है कि क्यों बनाया गया है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो इसलिए बनाया गया है कि हमारे जो बैंक हैं उनका किसी तरह से मर्जर कर दिया जाए, एक कंसोर्टियम बना दिया जाए, और इस वजह से जो घाटा है वो कम होगा, जो बैड लोन्स हैं वो कम होंगे। हमारे जो 27 बैंक हैं उनको मर्ज कर दिया जाए। तो विनोद राय ने कहा है कि जो 27 बैंक हैं उनको मर्ज करके 6 बैंक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? अजंता और एलोरा दो गुफाएं बहुत फेमस है महाराष्ट्र के अंदर, दोनों ही महाराष्ट्र में हैं। और जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं उसको बोलते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद के अंदर ही हैं अजंता गुफाएं और औरंगाबाद के अंदर ही हैं एलोरा गुफाएं। महाराष्ट्र के अंदर जो ये दोनों गुफाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं ये बनवाई थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने, राष्ट्रकूट वंश हुआ था, राष्ट्रकूट वंश ने बनवाई थी एलोरा की गुफाएं। और जो अजंता की गुफाएं हैं ये बुद्ध धर्म की गुफाएं हैं। बुद्धिस्ट जो इनमें आर्किटेक्चर है वो है, आर्किटेक्चर यानी कि जो वास्तुशिल्प है, जो शिल्पकारी इसके अंदर हुई है वो बुद्ध धर्म की हुई है। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। एक बात और, ये दोनों की दोनों हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी यूनेस्को ने इन्हें विश्व की धरोहर घोषित किया है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, जो कि राजधानी है फ्रांस की। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, आपको याद रखनी है। और जो नए नए धरोहर हैं वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभी अभी जो कंचनजंगा जो पार्क है उसको धरोहर घोषित किया गया है। चंडीगढ़ के अंदर जो बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ला कॉर्बूसिए ने जो डिज़ाइन किया था उसको भी किया गया है। और हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर, उसे भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। सबके नाम पता होने चाहिए आपको, सारी लोकेशन पता होनी चाहिए, जितनी भी हमारी धरोहर है वो आपको पता होनी चाहिए। जो इंसेक्ट होता है, जो कीड़े, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं इंसेक्ट, जब वो काटते हैं
तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि उनका जो डंक होता है उसके अंदर होती है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होती है? फॉर्मिक एसिड होती है HCOOH। HCOOH 1 कार्बन की एसिड है ये, और अगर आप इसमें CH2 जोड़ दें, CH2 फंक्शनल ग्रुप होता है रसायन में, अगर आपको अगला जो सक्सेसर है वो बनाना होता है, तो यानी जो CH3COH है अगली है, उसे बोलते हैं एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मीथेनोइक एसिड। जैसे अगर आपको चींटी काट ले तो वहाँ पे पूरा लाल हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके डंक के अंदर होती है फॉर्मिक एसिड। तो जो स्टिंग ऑफ एंट है उसके अंदर होती है फॉर्मिक एसिड। इंसेक्ट्स का जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है, उसके अंदर होती है फॉर्मिक एसिड, या इसको बोलते हैं मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके अंदर वो होता है COOH, जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें 2-3 तरह के फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने हैं। जैसे एक होता है अल्कोहल, अल्कोहल का होता है OH। जो हम शराब पीते हैं वो होती है जिसे बोलते हैं एसीटोन, एसिटाइल अल्कोहल। एसीटोन नहीं, एसीटोन कीटोन होता है, एसिटाइल अल्कोहल। 2 तरह की शराब होती है, एक होती है मीथेनॉल, एक होती है इथेनॉल। जो पीने वाली शराब है वो होती है इथेनॉल, या जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। और जो मिथाइल अल्कोहल है ये होती है डेंजरस, ये जहरीली होती है। कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि जहरीली शराब पीने से लोग मरे, तो वो मिथाइल अल्कोहल पी लेते हैं इथाइल अल्कोहल की बजाय। और जो हम स्पिरिट यूज़ करते हैं, जैसे जो हम रोशनी पैदा करने के लिए दिए जलाते हैं, या जो बहुत सारे इनमें हम जो जलाने के लिए स्पिरिट यूज़ करते हैं, उसके अंदर मीथेनॉल हम मिक्स कर देते हैं जिससे लोग उसे पिए ना, और उसको पॉइजनस बना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कार्बोक्सिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, एसीटोन, ईथर, और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से किस में से फ्रूटी स्मेल निकलती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक एस्टर होता है, एस्टर भी आपको याद रखना है। एस्टर के अंदर फ्रूटी स्मेल निकलती है। जब एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो बनता है एस्टर। एस्टर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप है COH, तो इसमें आप इसको COOR कर दीजिए। तो जैसे CH3COOCH3, तो इसमें जो ये ग्रुप है, आप ये इसमें इथाइल ग्रुप है, आप इसमें मिथाइल ग्रुप भी कर सकते हैं, तो ये बन गया मिथाइल मिथेनॉइड। और अगर इसमें इथाइल ग्रुप डाल देंगे तो बन जाएगा इथाइल इथेनॉइड। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य जब बना तो कौन सी लोकसभा चल रही थी? देखिए, जो अभी लोकसभा चल रही है वो चल रही है 16वीं लोकसभा, 16th लोकसभा। तेलंगाना राज्य बना 15वीं लोकसभा में। अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारे 3 राज्य बने थे, 3 राज्य कौन से बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे? एक तो बना था उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से कट के बना था। एक बना था झारखंड, जो कि बिहार से कट के बना था। और एक था छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से कट के बना था। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जब वो 3 राज्य बने तो उस वक्त कौन सी लोकसभा चल रही थी? तो याद रखिए, जब ये 3 राज्य बने यानी कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो उस वक्त चल रही थी 13वीं लोकसभा, 13th लोकसभा, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं बात कर रहा हूँ सन 2001 की। और सन 2001 जब ये पूरा संशोधन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कौन सा संशोधन हुआ ये भी पूछ सकते हैं। 84th अमेंडमेंट। 84th अमेंडमेंट यानी 84वां संशोधन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर, जब बनाए गए 3 नए राज्य। 3 नए राज्य कौन कौन से थे? ये थे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 13वीं लोकसभा थी और तेलंगाना बना 15वीं लोकसभा के अंदर। एक और सवाल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन से ईयर में हुई? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हुई 1980 के अंदर, और इसमें बहुत सारे इसके प्रोविजन थे हमारे बेसिकली फॉरेस्ट को बचाने के लिए। भारत में जो फॉरेस्ट एरिया है वो 21% है, 21% होना चाहिए 1/3 यानी 33.33%। तो हमारा ऑलरेडी 12% कम है, तो हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने में बहुत ध्यान देना चाहिए। जो नॉर्म है किसी भी कंट्री का वो 1/3 होता है, यानी किसी भी देश में 1/3 हिस्सा जो फॉरेस्ट हैं, जो वन है, उनसे ढका रहना चाहिए। हमारा सिर्फ 21% है, होना चाहिए 33.33%। तो 12% हम पीछे चल रहे हैं। एक बात और याद रखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता। ह्यूमंस की स्टडी को क्या बोलते हैं? मानव जाति। मानव कहाँ से आए, मानव किस तरह से बने? आजकल जो मानव हैं, हम हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस ये हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जो कार्लोस वॉन लिनियस ने दिया था। इसमें जो पहला नाम होता है वो होता है जेनेरिक, दूसरा होता है स्पेसिफिक। यानी कि जो पहला नाम है वो जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज होता है। ये बायो के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा। कार्लोस वॉन लिनियस ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे एग्जैक्टली ह्यूमन नहीं, ह्यूमन काइंड यानी मानव जाति। मानव कहाँ से आए, फिर कौन सा मानव आया, उसके बाद कौन सा मानव आया। जैसे मानव भी बहुत तरह के थे, जैसे निएंडरथल मैन था, क्रो-मैग्नन मैन था जिसका दिमाग का साइज बहुत बड़ा था। निएंडरथल मैन था जिसने सबसे पहले जो मुर्दा लोग थे उन्हें दफनाना शुरू किया था। इस तरह से ये पूरी जो मानव ने कौन से औजार यूज़ किए, मानव ने किस तरह से
अपनी सिविलाइजेशन बसाई। तो ये सब हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है एंथोलॉजी से। एंथोलॉजी के कई मीनिंग होते हैं। एक, अगर आप पुष्प यानी कि फूलों को पढ़ते हैं, फ्लावर, उसे भी एंथोलॉजी बोलते हैं। अगर आप मान लीजिए आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज यानी पौधे उगाने की कला, पौधे उगाने की कला और विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर सब आ जाते हैं, यानी फल, फूल, पुष्प, पौधे सब आ जाते हैं, तो हॉर्टिकल्चर भी बोल सकते हैं आप इसे, फ्लावर्स की स्टडी को। लेकिन स्पेसिफिक वर्ड चाहिए तो एंथोलॉजी। हालांकि ये वर्ड ग्रीक है, इंग्लिश नहीं है। दूसरी बात, इससे मिलते जुलते भी कुछ शब्द हैं, जैसे एंथोलॉजी एक अगर वोकेबुलरी में यूज़ करूं अंग्रेजी में, तो अगर कोई कविताओं का संग्रह है, पोएम्स का संग्रह, या कोई बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशन लिखी हुई है किसी ने, या म्यूज़िक लिखा हुआ है, संगीत लिखा हुआ है, उसका कोई संग्रह है, तो उसे भी बोलते हैं एंथोलॉजी। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, और जो जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी है सारी पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि रेप्टाइल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। सांप की स्टडी को बोलते हैं ओफिडियोलॉजी। अगर आप स्पाइडर पढ़ेंगे उसे बोलते हैं अरेक्नोलॉजी, या आप कोई भी ले सकते हैं, तो उसके अलग अलग नाम है, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए बायो के अंदर। महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है? महाबोधि टेम्पल बुद्ध के नाम पे, गौतम बुद्ध के नाम पे है। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनके पीछे बहुत लंबी कहानी है। बोध गया, बुद्ध धर्म के संस्थापक थे, फाउंडर थे। बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है वो बहुत पुरानी चली आ रही है। बहुत सारे राजा महाराजा थे जिन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। जैसे अशोक थे, अशोक राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये पूरी बुद्धिज़्म आपको डिटेल में पढ़ना है। जब गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ के भागे थे, क्यों क्यों वो घर छोड़ा उन्होंने? घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वो चाहते थे, सत्य की खोज में गए। ही वॉज अ सीकर ऑफ द ट्रुथ। तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब जब वो सत्य की खोज में निकले, और जब उन्हें सत्य मिल गया, जब उन्हें अपना जब उन्होंने अपना उपदेश दिया, सरमन दिया सारनाथ के अंदर, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है व्हील ऑफ मोशन। जो लॉ है वो सेट हो गया था, व्हील ऑफ मोशन, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये था गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल। आयरन मैन कौन है भारत के? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जो लौह पुरुष है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था ये भी पूछते हैं। इनको सबसे पहली बार सरदार कहा था महात्मा गांधी ने। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा किसने कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी का नाम महात्मा रखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी बोलते थे गुरुदेव, और रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें बोलते थे महात्मा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। 1915 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें उपाधि दी थी महात्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप्स की स्टडी को क्या कहते हैं? मैप यानी नक्शा, जो हम नक्शा या जिसे हिंदी में कहते हैं मानचित्र। जब हम नक्शा या मानचित्र पढ़ते हैं उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो ये सब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ सकते हैं, और ये सब आप जनरल जीके है, ये किसी भी अच्छी किताब से आप पढ़ सकते हैं। वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल की टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ पर है? इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन है जम्मू कश्मीर में। ये सारे इंपॉर्टेंट गार्डन, रिसर्च सेंटर, इसके लिए आप मेरा एक स्पेशल वीडियो देख सकते हैं स्टैटिक जीके के अंदर। आप जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें भारत के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर हैं, जितने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब उसमें कवर की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ। प्रेशर नापने की जो इकाई है, यूनिट है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर नापने की जो इकाई है उसे बोलते हैं पास्कल। ये साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उनके नाम पे नाम रखा गया है पास्कल। स्पाइडर, मकड़ियों की स्टडी को क्या बोलते हैं? ये सारा बहुत इजी है, अरेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह पौधों की स्टडी को बॉटनी बोलते हैं, जानवरों की स्टडी को जूलॉजी बोलते हैं। आप कोई भी इसमें इस तरह से आपसे पूछा जाए तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, एकदम बिल्कुल इजीली आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, मैंने अपने चैंपियंस ऑफ जीके वीडियो 1 में आपको बताया था कि वर्ल्ड और नेशनल में फ़र्क है। पूरी दुनिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, लेकिन भारत में कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो फ़र्क है। मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था, टीचर्स डे। टीचर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हम कब मनाते हैं भारत में? 5 सितंबर को। तो इनमें फ़र्क होता है। जरूरी नहीं है हर त्यौहार में ऐसा फ़र्क होता है, लेकिन कुछ ऐसे दिवस या ऐसे कुछ ओकेजन है जो वर्ल्ड में अलग डे पे होते हैं और इंडिया में अलग डे पे होते हैं। हिंदी डे पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं 10 जनवरी को, हिंदी भाषा को रिवाइव करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए। लेकिन भारत में हम मनाते हैं 14 सितंबर को। और 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो बाद में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। तो ये आपको याद रखना है। और हिंदी भाषा दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दुनिया में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है चाइनीज़, मैंडेरिन जिसे कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो भाषा बोली जाती है वो है स्पेनिश।
तीसरे नंबर पे इंग्लिश और चौथे नंबर पे हिंदी। तो आप ये मत सोचना दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइनीज़ जिसे मैंडेरिन कहते हैं, दूसरे नंबर पे स्पेनिश। इसमें स्पेनिश में मैं स्पेनिश और स्पेनिश लैटिन दोनों मिला के बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे इंग्लिश और चौथे नंबर पे हिंदी। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो टाइगर के लिए, बाघ के लिए, और दूसरा बारासिंगा के लिए। बारासिंगा एक तरह का हिरण जैसा होता है, इसके सर पे सींग होते हैं, बारासिंगा। इसे नाम से ही बोलते हैं, 12 सींग होते हैं सिर पे। तो ये मिलता है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क बहुत बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ये दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एक तो मांडला और दूसरा बालघाट। मांडला और बालघाट, कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं सारे आपको पता होने चाहिए, चाहे वो विंध्यास के अंदर हों, चाहे वो सतपुराज के पास हों, कोई भी इनके रिलीफ फीचर हैं, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है जीके की दृष्टि से। इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? बॉटनी, जैसा मैंने बताया, पौधों की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी। ये है रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंदर, रायबरेली उत्तर प्रदेश, जो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है, राजनीतिक गढ़ रहा है रायबरेली। अमलगम, अमलगम क्या होता है? पारा, मरकरी को बोलते हैं पारा। जब हम पारे को दूसरी धातुओं के साथ मिला देते हैं तो उसे बोलते हैं अमलगम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी अगर दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट के पास गए हो तो वो आपके कई बार दांत में भी कैविटी के अंदर पारा भरता है, जिसे बोलते हैं अमलगम। तो अमलगम अगर आप छुएंगे तो आप छू नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, हाथ से फिसल जाता है। और अमलगम जो होता है ये बहुत टॉक्सिक भी होता है, और इसे अगर आप खा लें या आप इसे कंज्यूम कर लें तो आपकी डेथ भी हो सकती है। एक डिजीज़ होता है मरकरी खाने से जिसे बोलते हैं मीना माटा डिजीज़। मीना माटा एक जगह है जापान के अंदर जहाँ पे इसकी टॉक्सिसिटी हो गई थी, मरकरी का जहर फैल गया था पारे का, इस वजह से बहुत ज़्यादा जो मछलियाँ हैं वो मर गई थी, इकोसिस्टम पे इफेक्ट आया था, इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया मीना माटा डिजीज़। इस तरह से कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल हैं जिनके खाने से हमें डिजीज़ हो सकते हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। हम जो मिनरल मिनरल यानी कि खनिज, हम खाने के अंदर खनिज खाते हैं, हम आयरन खाते हैं, हम आयोडीन खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, फॉस्फोरस खाते हैं। तो इनमें हमें कई चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कैल्शियम हमें बहुत ज़्यादा चाहिए खाने के अंदर, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, क्लोराइड चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, जैसे आयोडीन है या जैसे सेलिनियम है, मोलिब्डेनम है, ये हमें उतने नहीं चाहिए, इन्हें बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। और जो ज़्यादा चाहिए उन्हें बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कॉपर की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसे बोलते हैं विल्सन डिजीज़। ये बायो से मैं बता रहा हूँ, विल्सन डिजीज़। अगर हमारी बॉडी में कॉपर ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे मस्तिष्क को प्रभाव कर सकता है, हमारी नसों को प्रभाव कर सकता है, उसे बोलते हैं विल्सन डिजीज़। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स एक वायरस से फैलता है जिसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके अंदर जो हमारी बॉडी में हेल्पर टी सेल है वो खत्म हो जाते हैं। हेल्पर टी सेल जो टी सेल का एक हिस्सा होता है, एक तो होते हैं टी सेल और एक होते हैं बी सेल। ये दोनों रक्त कोशिकाएं हैं, सफ़ेद रंग की श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। तो जो बी वाले हैं ये हमारी बॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और जो टी सेल हैं ये प्रोवाइड करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो एड्स के अंदर हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। तो एक छोटा सा जुकाम भी हो गया तो आप वो पोटेंशियल जानलेवा हो सकता है, उससे आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि बॉडी उसे ठीक ही नहीं करेगी, वो जुकाम भी बढ़ता जाएगा और फाइनली डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बॉडी की इम्यूनिटी है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। याद रखिए, अगर किसी पर्सन के अंदर HIV है तो उसको बोलते हैं HIV पॉजिटिव। एड्स लास्ट स्टेज को बोलते हैं, जब पर्सन बिल्कुल मरना सन्न हो जाता है, जब बिल्कुल जिसे कहते हैं मोरिबंड हो जाता है, बिल्कुल मृत्यु की शैया पर होता है, तब उसे एड्स कहते हैं। मानसरोवर लेक कहाँ पर है? बड़ा ही आसान सवाल है ये तो। मानसरोवर लेक है तिब्बत के अंदर, कैलाश के पहाड़ों के अंदर है। कैलाश के पहाड़ जिन्हें बोलते हैं, भगवान शिव का जो घर था वो था कैलाश के पहाड़। तो कैलाश के पहाड़, इसलिए इसे कैलाश मानसरोवर भी कहते हैं, क्योंकि ये कैलाश के पहाड़ों के अंदर है। कैलाश मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक भारत आती है, इनफैक्ट 2 भारत आती हैं। एक तो है इंडस सिंधु नदी, भारत आती है, फिर पाकिस्तान जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी नदी है सतलुज। सतलुज की नदी जो हिमालय हैं उनको चीर के भारत आती है। चीरने से मतलब है कि जो पास हैं दर्रे उनमें से आती है। शिपकिला पास है जिससे सतलुज नदी भारत आती है, फिर पंजाब जाती है और फिर गिर जाती है अरब सागर के अंदर सिंधु नदी के अंदर मिलके। और तीसरी नदी है जिसे हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, ये तिब्बत जो कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर यानी हिमनद से निकलती है, और फिर ये चाइना जाती है, चाइना से ये घूम के भारत आ जाती है, नमचा बरुआ पर्वत से टकरा के भारत आ जाती है, और सबसे पहले अरुणाचल में जाती है, फिर ये असम में जाती है और फाइनली बांग्लादेश में जाती है, जहाँ ये गंगा के साथ मिल जाती है। तो इसके अलग अलग नाम हैं ब्रह्मपुत्रा के जितने भी नाम हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आप हमारे जो पेन ड्राइव में वीडियो है ज्योग्राफी का उसमें देख सकते हैं। तमिलनाडु का सबसे पॉपुलर डांस कौन सा है? तमिलनाडु भारत का बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, इसका सबसे पॉपुलर डांस है भारतनाट्यम। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतनाट्यम।
भारतनाट्यम में कौन कौन से मशहूर डांसर हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तो एक है रुक्मणी देवी, 3 एटलीस्ट पता होने चाहिए जो सबसे फेमस है। रुक्मणी देवी, एक है मीनाक्षी पिल्लई, ये आप कहीं पे लिख सकते हैं। रुक्मणी देवी, मीनाक्षी पिल्लई और मृणालिनी साराभाई, जो विक्रम साराभाई की पत्नी है, मृणालिनी साराभाई। इनफैक्ट इनकी जो बेटी है मल्लिका साराभाई, वो भी भारतनाट्यम की बहुत महान डांसर है। तो ये, और एक और है सोनल मानसिंह, ये भी एग्जाम में आ सकता है, सोनल मानसिंह। तो 4 डांसर मैंने आपको बताई भारतनाट्यम की बहुत फेमस, रुक्मणी देवी, मीनाक्षी पिल्लई, मृणालिनी और मल्लिका साराभाई और सोनल मानसिंह। ये कहाँ का डांस है? हमारा एक स्पेशल वीडियो भी है डांस के ऊपर, जो हिस्ट्री के टीचर महिपाल सिंह राठौर ने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं हिस्ट्री के वीडियो में जाके हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें सारा डिटेल में बताया हुआ है, डांसेस को सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो यक्षगण डांस है वो कर्नाटक का है, यक्षगण। ये क्लासिकल डांस की मैं बात कर रहा हूँ, डांस भी कई तरह के होते हैं, एक क्लासिकल डांस होते हैं, फोक डांस अलग होते हैं, तो सारे पता होने चाहिए आपको। जैसे बीहू डांस है असम का, वो फोक डांस है, तो जितने भी फोक डांस है और क्लासिकल डांस सारे पता होने चाहिए। यक्षगन है कर्नाटक का, कथक है नॉर्थ इंडिया का डांस, कथक जो जिसके बहुत फेमस जो डांसर है वो है बिरजू महाराज, और मोहिनी अट्टम डांस केरल का है, कथकली डांस भी केरल का है। तो सारे आप एक बार वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाता है यूएनएफपीए। यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। वर्ल्ड में हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। दुनिया में 700 से करोड़ से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हैं, 125 करोड़ इसमें लगभग भारत में, 135 करोड़ लगभग चाइना में है। तो इन 2 देशों में मिला के ही लगभग 260 करोड़ लोग हैं, और हमें जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल करनी है दुनिया की। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई हर साल। 11 जुलाई से 7 दिन पहले 4 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्या होता है 4 जुलाई को, वीडियो में आगे बताऊंगा। म्यांमार, म्यांमार की करेंसी क्या है? हर देश की करेंसी पता होने का एक बहुत ही शॉर्टकट मैंने तरीका बताया है। कैपिटल करेंसी का एक वीडियो है मेरा, वो आप देख सकते हैं। 1 घंटे के अंदर सारे कैपिटल और करेंसी आपको याद हो जाएंगे। बर्मीज कयात, बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का। म्यांमार का जो नाम है पुराना, उसको कहते थे बर्मा। और बर्मा की राजधानी पहले थी, यानी म्यांमार की राजधानी पहले थी रंगून। एक पुराना गाना भी है, आपने सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया टेलीफोन, तो वो रंगून यही है। लेकिन अब इसका नाम पलट दिया गया है। म्यांमार का की जो राजधानी है अब रंगून नहीं है, अब है नेपी टाओ, NAYPYITAW, नेपी टाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे WHO मनाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, 7 अप्रैल को हर साल। जितने भी डिजीज़ हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जो भी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं उन पे एक ग्रिप लाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल हर साल। गोल्फ का आविष्कार किस खेल में हुआ था? गोल्फ का आविष्कार हुआ था स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, इसकी राजधानी है एडिनबर्ग। बहुत सारे महान खिलाड़ी यहाँ से आते हैं स्कॉटलैंड से, जैसे एंडी मुरे, टेनिस के खिलाड़ी स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड में एक सबसे फेमस जो शहर है उसका नाम है ग्लासगो। ग्लासगो, जहाँ पे रॉयल सर्जन्स कॉलेज भी है, सर्जरी के लिए डॉक्टर जो बनते हैं स्कॉटलैंड के, सर्जन्स बहुत फेमस है उसके लिए, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ग्लासगो। तो स्कॉटलैंड आपको याद रखना है। बहुत सारे इसमें वैसे कंट्रोवर्सी रहती है ज़्यादातर गेम्स में। गोल्फ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गेम्स में कंट्रोवर्सी रहती है। जैसे कोई भी खेल है, कोई कंट्री क्लेम करता है ये हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, कोई कहता है हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ। जैसे जो चेस है, चेस कहते हैं भारत के अंदर स्टार्ट हुआ, पहले चौसर बना, चौसर से चेस बना। तो अलग अलग कंट्री हैं जो चेस को क्लेम करती हैं। तो इसी तरह से, लेकिन कुछ हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कौन सा खेल किस देश के अंदर इजाद किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल स्नूकर और टेनिस है वो फ्रांस के अंदर हुए, बैडमिंटन भारत के अंदर हुआ, हॉकी हॉलैंड के अंदर हुआ। ये कुछ एक्सेप्टेड आंसर हैं, लेकिन इनमें सब में कंट्रोवर्सी है। खैर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने इजाद की? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इजाद की एडवर्ड जेनर ने। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। हमारी बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल होते हैं, जो हमारी बॉडी में घुस के नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटीजन। और जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में घुस जाते हैं तो हमारी बॉडी उल्टा वार करती है, इनको खत्म करती है, एंटीबॉडी बनाती है। इसे बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी या बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो एडवर्ड जेनर ने एक आविष्कार किया। उन्होंने देखा कि जो लोग गाय भैंस के साथ रहते हैं उन्हें स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं होता। स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ होता है जो जिसमें चेहरे पे गड्ढे हो जाते हैं, और स्मॉल पॉक्स जैसे हमारे जो एक्टर हैं ओमपुरी, उन्हें भी स्मॉल पॉक्स है। उनके अगर चेहरा देखेंगे तो उस पर थोड़े छोटे छोटे गड्ढे हैं, और स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी होती थी पुराने ज़माने में। लेकिन एडवर्ड जेनर ने देखा कि जो गाय भैंसों के साथ जो लोग रहते हैं उनके अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर एक स्मॉल पॉक्स की लोअर फॉर्म होती है, एटीन्यूएटेड फॉर्म, जिसे बोलते हैं काउ पॉक्स। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इस पर अभी उतना समय नहीं है कि मैं विस्तार से जाऊँ, बस आप इतना याद रख लीजिए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई एडवर्ड जेनर ने।
आज़ाद हिंद फौज कौन से साल में बनी? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रेय जाता है आज़ाद हिंद फौज बनाने का। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई? ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड है। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई और तीसरी लड़ाई सारी पता होनी चाहिए आपको। कौन जीता ये भी पता होना चाहिए। तो जो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो हुई 1526 में। किसके बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर जीता, मुगलों की जीत हुई। 1556 में हुई दूसरी लड़ाई पानीपत की, अकबर और हेमू के बीच में। हेमू जिसने अपना नाम विक्रमादित्य रख लिया था, अकबर और हेमू के बीच में। हेमू की बुरी तरह से हार हुई, अकबर की जीत हुई। और जो तीसरी लड़ाई हुई वो हुई 1761 के अंदर। ये हुई अहमद शाह अब्दाली के अंदर, जो अफगानिस्तान से आया था। दुरानी वंश का था ये, और ये लड़ा था मराठास के साथ। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पानीपत वैसे हरियाणा के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। ये जिला है पानीपत। विच कंट्री सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 19 अगस्त? 19 अगस्त को कौन सा कंट्री है जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो 19 अगस्त को अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 14 अगस्त को मनाता है पाकिस्तान, 15 अगस्त को मनाता है भारत। और मैंने आपको कहा था 4 जुलाई को एक बहुत खास दिन होता है। 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है। और इसमें एक दो कंट्री और हैं, आप याद रख सकते हैं। जैसे जैसे खैर अभी इतना ही काफ़ी है। आप इंडिया का याद रख सकते हैं, पाकिस्तान का याद रख सकते हैं, अफगानिस्तान 19 अगस्त और अमेरिका 4 जुलाई। लेप्रेसी को क्या बोलते हैं? लेप्रेसी को बोलते हैं हैंसन डिजीज। लेप्रेसी होता है एक बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, नर्व्स को डैमेज कर सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, या हमारी त्वचा यानी स्किन को डैमेज कर सकता है। चर्म रोग भी हो सकता है। लेप्रेसी अगर एडवांस स्टेज में हो जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। वेरी वेरी डेंजरस डिजीज, और ये फैलता है बैक्टीरिया से। तो हमारी बॉडी में कौन से डिजीज बैक्टीरिया से फैलते हैं, कौन से वायरस से फैलते हैं, कौन से, ये सारे आपको पता होने चाहिए। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है? मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं ग्रेगोर मेंडल। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता, आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगोर मेंडल। ये वैसे पैदा ऑस्ट्रिया में हुए थे, लेकिन आज जिस हिस्से में ये पैदा हुए थे, पहले ऑस्ट्रिया का हिस्सा था, आज हिस्सा है चेक गणराज्य। तो अगर आज क्वेश्चन आए ग्रेगोर मेंडल कौन से देश के थे, तो आंसर है चेक गणराज्य, क्योंकि जहाँ ये पैदा हुए थे उस वक्त ऑस्ट्रिया में था, जिसकी राजधानी वियना है। आज वो चेक गणराज्य में है, जिसकी राजधानी प्राग है। ग्रेगोर मेंडल जो थे, इन्होंने कौन से पौधे के ऊपर रिसर्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें पी के ऊपर रिसर्च किया। पी के ऊपर रिसर्च क्यों किया? क्योंकि पी में बहुत सारे रीज़न है। ऑटो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। पी के अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्होंने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे पौधे के अंदर, और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूँ। जैसे जो मेंडल थे, उनके कई सिद्धांत हैं। जैसे मेंडल का एक सिद्धांत था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मटर है, पी मतलब होता है मटर। तो एक मटर का मैंने पौधा लिया, एक है बड़ा और एक है छोटा। अब बड़े और छोटे को अगर मैंने क्रॉस किया तो जो इनका जो बच्चा होगा, यानी जो इनका जो प्रोजेनी होगा, वो लंबा होगा या छोटा होगा। तो ये मेंडल ने बताया। तो इसके लिए बड़े वाले के लिए मैं ले लेता हूँ टी टी, और छोटे वाले के लिए लेता हूँ स्मॉल टी। तो इनके जो पहली पीढ़ी में बच्चे होंगे सारे, यानी जो मटर के पौधे होंगे, वो सारे लंबे होंगे, क्योंकि क्रॉस होगा टी टी। अब इसमें जो ये कैपिटल टी है, इसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, गैमीट बना सकते हैं टी टी, और ये छोटे वाला बन जाएगा स्मॉल टी। तो ये पुनेट स्क्वायर बोलते हैं इसे, आप इसमें रख के देख सकते हैं। ये टी, ये छोटा टी और ये छोटा टी, इनको क्रॉस कर दीजिए, टी टी, ये भी टी टी, तो चारों बनेंगे टी और टी। यानी इन्होंने अपने आप को सेग्रीगेट कर लिया। जो इनके जो गैमीट थे वो अलग अलग हो गए, और फिर ये एक दूसरे के साथ किसी के साथ भी जा सकते हैं। अब पहली पीढ़ी में तो सारे के सारे होंगे लंबे पौधे, यानी जो रेशो है वो पूरा रहेगा, सारे के सारे टॉल। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं वो पहली पीढ़ी में नहीं आते बल्कि दूसरी पीढ़ी में आते हैं। जैसे कई बार आपने ये सुना होगा कि जो माता पिता हैं उनके गुण कई बार उनके इमीडिएट बच्चों में न जाके उनके पोते पोतियों में दिखते हैं। तो उसी तरह की कहानी है ये। मैं इसको अगर कॉमन लेमन लैंग्वेज में बताऊं, इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है, रिसर्च है। खैर मैं थोड़ा सा आपको और आइडिया दे देता हूँ। अब मान लीजिए पहली पीढ़ी में सारे के सारे जो मटर के पौधे हैं वो लंबे हैं। अब दूसरी पीढ़ी में क्या होगा? टीटी और टीटी को क्रॉस करिए आपस में, ये सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन के अंदर पुनेट स्क्वायर बनाइए, गैमीट अलग अलग करिए टी और टी। तो इसके अंदर जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। सो टी टी एक बनेगा, दूसरा बनेगा टी और टी, और स्मॉल टी भी एक रहेगा। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो कैपिटल टी है ये भी एक रहेगा, यानी ये एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इसमें गैमीट क्या बना? कैपिटल, और इसमें बना कैपिटल। तो मैं ये पुनेट स्क्वायर बना रहा हूँ।
अब इसमें एक बन गया टी टी, एक बन गया टी छोटा टी, एक टी छोटा टी, और चौथे वाले में टी और टी। ये होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। यानी कि जब दो कैरेक्टर्स आपस में अलग अलग होते हैं तो होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर अपने आप को दर्शाते हैं। तो इसमें जो रेशो आ गया वो आ गया 1:2:1। इसी तरह से अगर मैं टॉल इज टू शॉर्ट का रेशो देखूं, यानी ये तो जीनोटाइप रेशो है, फिनोटाइप रेशो क्या आ गया 3:1। वेरी वेरी सिंपल। इसी तरह से मान लो अगर मैं एक की बजाय दो कैरेक्टर लेता हूं, तो उसमें मान लीजिए मैंने ले लिया कि एक पौधा लंबा भी है और उसका कलर, दो कैरेक्टर ले लिए, तो टी टी और मान लीजिए जो डोमिनेंट कलर है उसको ले लिया सी और सी, छोटा सी। तो इनको अगर मैं क्रॉस कराऊंगा तो इनका जो डाई हाइब्रिड, अब ये दो कैरेक्टर है, डाई हाइब्रिड रेशो आएगा 9:3:3:1। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। पर इनके जो नियम है वो आप कम से कम याद कर सकते हैं। जैसे जो मेंडल ने जो पहला नियम दिया था वो था विसंयोजन नियम। विसंयोजन नियम मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो ये कहता है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो लक्षण यानी जिन्हें बोलते हैं वो पहली पीढ़ी में कई बार नहीं आते, वो दूसरी पीढ़ी में आ सकते हैं, पहली पीढ़ी में वो छुप जाते हैं। और दूसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। वो ये कहता है कि अगर दो या उससे ज़्यादा लक्षण हैं तो दो या अधिक लक्षणों के जोड़ों के जो संकरण है उसमें प्रत्येक जोड़ा कारक स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होता है। यानी कि जो गैमीट हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी टी के साथ भी जा सकता है और कैपिटल टी के साथ भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो दूसरी तरफ किसके साथ जाके मिलेगा, और उसी हिसाब से जो प्रोजेनी होगी वो आएगी। तो ये है आनुवंशिकता के नियम जो मेंडल ने दिए। मेंडल जो थे ये एक ब्रह्मचारी थे, ये एक मॉन्क थे, जिन्हें बोलते हैं कि ये साधु थे एक तरह के। और इनकी डेथ हो गई, किसी को पता भी नहीं था, इन्होंने इतने अच्छे जेनेटिक्स के नियम दिए हुए हैं। 80 साल के बाद, इनके मरने के 80 साल के बाद, दो साइंटिस्ट थे, ह्यूगो राइस और कार्ल कॉरेंस, उन्होंने इनके जो सिद्धांत थे वो दोबारा डिस्कवर किए थे। तो दुनिया को तब पता चला कि ग्रेगोर मेंडल ने आनुवंशिकता में, जेनेटिक्स में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये इनकी बहुत बड़ी कहानी है, कभी आप जेनेटिक्स पढ़ें तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। लुई पास्चर ने कौन सी वैक्सीन दी? तो लुई पास्चर ने रेबीज फैलता है पागल कुत्ते के काटने से और सीआर जैकल के काटने से। इसमें पानी से डर लगता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। लुई पास्चर फ्रांस के थे। लुई पास्चर ने सिर्फ रेबीज की दवाई नहीं बनाई, इन्होंने बहुत सारी दवाइयां बनाई हैं। जैसे एंथ्रेक्स की दवाई बनाई इन्होंने, लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर ने पाश्चुरीकृत दूध का सिद्धांत दिया, यानी जो आज भी जो दूध जर्म्स फ्री होता है वो पाश्चुरीकृत दूध होता है, पाश्चराइजेशन। इसके अंदर दूध को गर्म करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे और उसके बाद एकदम से ठंडा कर देते हैं, उससे दूध के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है सब मर जाते हैं। तो दूध को प्योर करने का जो तरीका है वो भी लुई पास्चर ने दिया, जिसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन। लुई पास्चर को नोबेल प्राइज भी दिया गया था, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। पार्लियामेंट हमारा कौन से साल में बना? 1927 में बना। पार्लियामेंट, संसद बोलते हैं, भारत की पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं। और चैंपियन ऑफ जीके सीरीज 2 में मैंने आपको बताया है कि किस देश की संसद का क्या नाम है, तो आप वहाँ देख सकते हैं वीडियो। पार्लियामेंट हमारे डिजाइन किसने किया? ये जो पार्लियामेंट कितनी खूबसूरत बिल्डिंग आप देखते हैं टीवी पे, इसको दो लोगों ने बनाया। एक तो था लुटियंस, कई बार आपने सुना होगा न्यूज़ में लुटियन जोन, तो एडवर्ड लुटियंस, और दूसरा था ह्यूबर्ट बेकर। लुटियंस एंड बेकर, दो लोगों ने मिलकर हमारे पार्लियामेंट का डिजाइन दिया था। एक सवाल और पूछ सकते हैं, हमारा जो चंडीगढ़ शहर है वो किसने बसाया? चंडीगढ़ शहर का जो आर्किटेक्ट थे, जो निर्माता थे, वो थे ल कॉर्बुसिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ल कॉर्बुसिए। और चंडीगढ़ की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, उसको इस बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इंक्लूड कर लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन कहाँ होता है? नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है। किडनी यानी गुर्दे, गुर्दे के अंदर जो सेल होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं। और इसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। कई बार पूछते हैं बोमेन कैप्सूल कहाँ है, कहाँ पे है? इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है तो किडनी खराब होने के चांस रहते हैं, जीएफआर आपका बढ़ जाएगा। किडनी के कई रोग होते हैं, जैसे नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके लेवल तक बस इतना ज़रूरी है कि नेफ्रॉन किडनी का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ आपको, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूरॉन हमारे दिमाग का हिस्सा है, हमारा नर्वस सिस्टम के सेल है, उनको न्यूरॉन बोलते हैं, और नेफ्रॉन किडनी के सेल को बोलते हैं। येलो फीवर किससे होता है? येलो फीवर वायरस से होता है। यस, वायरस से होता है, फ्लैवी वायरस से, लेकिन ये मच्छर के काटने से होता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट होता है, और एक होता है उसको लेके कौन उड़ता है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई रोग है तो रोग को एक तो होगा जो रोग का जो कारण होगा उसे लेके उड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि मलेरिया कैसे होता है, तो आप एकदम से कहेंगे मच्छर के काटने से होता है। नहीं, मच्छर के काटने से नहीं होता। मतलब मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर उसका कारण नहीं है। एक पैरासाइट होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को लेके कौन उड़ता है? मच्छर।
तो असली में तो हो रहा है प्लाज्मोडियम से, लेकिन उसे लेके उड़ता है फीमेल एनोफ्लिस नाम का मॉस्किटो। तो मच्छर सिर्फ उसका एक कैरियर है, लेकिन असली जड़ क्या है, ये प्लाज्मोडियम। इसी तरह येलो फीवर फ्लावी वायरस से होता है, लेकिन इसे लेके कौन उड़ता है, इसे लेके उड़ता है एक खास किस्म का मच्छर जिसे बोलते हैं एडीस। और ये जो एडीस मच्छर है, ये बहुत सारे डिजीज इससे होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों का कॉजल ऑर्गेनिज्म लेके उड़ता है। जैसे एडीस से डेंगू भी होता है। तो कोई पूछे डेंगू क्यों होता है, डेंगू होता है एडीस मच्छर के काटने से। कोई पूछे कि जीका, आपने जीका वायरस जरूर सुना होगा। अभी ओलंपिक्स चल रहे थे तो ऐसी आशंका लगाई जा रही थी कि ब्राजील उन्हें ढंग से होस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्राजील और दक्षिण अमेरिका के जो बाकी देश हैं उनके अंदर जीका का प्रकोप है। जीका भी एडीस मच्छर काटने से होता है। इसी तरह एक भारत के जो दक्षिणी टाउन है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे एक डिजीज बहुत पॉपुलर है जिसको बोलते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के अंदर जो हमारे हड्डियां हैं, हड्डियों का मेनली होता है, उसमें बुखार होता है बहुत तेज, और हमारी जो हड्डियां हैं जोड़ों में दर्द होता है। चिकनगुनिया के अंदर चिकनगुनिया भी होता है एडीस मच्छर के काटने से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बड़ा आसान सवाल है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके दौड़ता है। हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए उसे बोलते हैं अनीमिया। अनीमिया यानी हीमोग्लोबिन का कम होना। इसी तरह वाइट ब्लड सेल होते हैं जो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है प्लेटेलेट, जो हमारी बॉडी में खून का थक्का जमता है उसमें मदद करते हैं। प्लेटेलेट, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। आरबीसी हमारी बॉडी में बनता है, उसे हीमोपोइसिस बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे ल्यूकीमिया बोलते हैं, वरना ल्यूकोपोइसिस यानी ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का मरना, ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया। प्लेटेलेट हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं डेंगू के अंदर, 10-15 हज़ार से भी कम रह जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी जो सेल है उसकी टर्बिडिटी मेंटेन करते हैं प्लेटेलेट्स। गन पाउडर किसका बना होता है, गन पाउडर बना होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ये आसान सवाल है। ये आपको रट्टा लगाना है, KNO3। के मतलब पोटेशियम, एन मतलब नाइट्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन। ये सब रसायन विज्ञान में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ साथ इसमें और भी कंपाउंड होते हैं। जो गन पाउडर होता है इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा कई बार चारकोल भी होता है। चारकोल कार्बन का एक फॉर्म है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, चारकोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जितने भी ऐसे कॉमन नेम है, गन पाउडर हो गया, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब आप याद रख सकते हैं। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। जो बेकिंग पाउडर होता है वो होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सारे नाम आप याद रख सकते हैं। ब्रिटिश राज भारत में कब शुरू हुआ, ब्रिटिश राज स्टार्ट हुआ 1857 में। क्यों, क्योंकि 1857 की जंग हुई, उसके बाद आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और 1857 तक भारत पे राज ब्रिटिशर्स का नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आई 1858, उसके अंदर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और भारत की गुलामी हो गई डायरेक्ट क्वीन के क्राउन के नीचे, इसीलिए ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया 1858 के अंदर। ताशकंद एग्रीमेंट, भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ 1965 में, उसके बाद 1966 के अंदर साइन हुआ ताशकंद एग्रीमेंट। भारत की तरफ से कौन गया था, भारत की तरफ से गए थे लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद। और पाकिस्तान की तरफ से उनके राष्ट्रपति आए थे अयूब खान। दोनों के बीच में मॉडरेशन कराई थी रशियन ने, और शांति वार्ता एग्रीमेंट साइन हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद राजधानी उज्बेकिस्तान की, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हुई गई थी ताशकंद के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारा जो हमारी खाना पाचन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है मुंह से। मुंह के बाद खाना कहाँ जाता है, ओइसोफेगस में, वहाँ से पेट में जाता है, आमाशय में, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर फाइनली निकल जाता है एनस से। तो छोटी आंत जो होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, डूडोनम, जेजुनम, इलियम। लंबी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम हमारे अंदर नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए वो अपेंडिक्स के रूप में होता है, जो कि वेस्टिजल ऑर्गन है। तो टोटल जो एडल्ट्स के अंदर लेंथ होती है वो होती है 30 फीट। ये सब कंसेप्ट मैंने बहुत डिटेल में कवर किए हैं पेन ड्राइव कोर्स के अंदर। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने वर्ल्ड कप के अंदर 3 सेंचुरी लगातार बनाई है, 3 ही नहीं बल्कि 4 बनाई है, तो 4 कर लीजिए इसे। कुमार संगकारा महान बल्लेबाज, श्रीलंका के विकेट कीपर भी थे। और नंबर 1 पे हैं सचिन तेंदुलकर, वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने, कुछ 18,000 से ज़्यादा रन हैं इनके। दूसरे नंबर पे हैं कुमार संगकारा ने लगभग 14,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर पे सचिन, दूसरे नंबर पे कुमार संगकारा। इन्होंने वर्ल्ड कप में 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 4 सेंचुरी लगातार बनाई थी। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे हैं, खजुराहो के मंदिर हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये एक आसान सवाल है, खजुराहो के मंदिर हैं मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बहुत सारे मेरे जो वीडियो है मैं उनका पीडीएफ आपको अवेलेबल कराता हूँ मेरे फेसबुक पेज पर, आप वहाँ चले जाना, आपको वीडियो मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। नेक्स्ट, 2011 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज़ कौन था, मैन ऑफ द सीरीज़ थे युवराज सिंह। हमने जीता था वर्ल्ड कप 2011 का वर्ल्ड कप, इंडिया ने जीता था।
याद रखिए, ये मैन ऑफ द सीरीज का कंसेप्ट सबसे पहली बार 1992 वर्ल्ड कप में आया था। इससे पहले मैन ऑफ द सीरीज नहीं दिया जाता था। जैसे अगर कोई पूछे भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता, मैन ऑफ द सीरीज कौन था? कोई भी नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड सबसे पहली बार मैन ऑफ द सीरीज कब दिया गया? 92 वर्ल्ड कप में। और 92 वर्ल्ड कप में कौन था मैन ऑफ द सीरीज? मशहूर बल्लेबाज मार्टिन क्रॉय, मार्टिन क्रो, ये थे न्यूजीलैंड के। 1996 वर्ल्ड कप के अंदर कौन था मैन ऑफ द सीरीज? 96 वर्ल्ड कप में था सनत जयसूर्या। 2003 वर्ल्ड कप में कौन था? सचिन। 2007 वर्ल्ड कप में कौन था? 2007 वर्ल्ड कप में था ग्लेन मैकग्राथ। और 2011 में युवराज सिंह। तो ये है मैन ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, एक चीज़ याद रख सकते हैं आप, 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता, वेस्ट इंडीज़ को हराया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? मोहिंदर अमरनाथ। तो ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, शुरू के जो कुछ वर्ल्ड कप थे 75, 79, 83, 87, उनमें मैन ऑफ द सीरीज़ का कंसेप्ट नहीं था। चलिए अब बात करते हैं दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है। दादरा नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। ये हमारी यूनियन टेरिटरी है। भारत में 7 यूनियन टेरिटरी हैं जिन्हें बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश डायरेक्टली सेंटर के अधीन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, एलजी जिसे बोलते हैं। तो सिलवासा और भी हैं, जैसे लक्षद्वीप की राजधानी है कावाराती, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। सारे नाम आपको पता होने चाहिए। भारत कौन सा फ्लैग कोड फॉलो कर रहा है? 2002। ये हमारा कलर और शेप और साइज तीनों बताता है हमारा फ्लैग कोड 2002। तिरंगा जिसे बोलते हैं हमारे फ्लैग को। नील नदी कहाँ पे बहती है? नील नदी अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में बहती है, फिर मेडिटेरेनियन समुंदर के अंदर गिर जाती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी है दुनिया की अमेजन, साउथ अमेरिका में बहती है, जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, और फिर वहीं के समुद्र में गिर जाती है अटलांटिक महासागर के अंदर। इसी तरह से इंडिया की नदियाँ बहुत छोटी हैं। हमारी सबसे लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर, बहुत छोटी नदी है। अगर आप दुनिया की नदियों की बात करें तो नील सबसे लंबी है, फिर अमेजोन है। चाइना की एक नदी जो कुछ साल पहले एग्जाम में पूछी थी, यांगडजी रिवर, यांगडजी रिवर, यांगडजी रिवर गिरती है ईस्ट चाइना सी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्ट चाइना सी के अंदर गिरती है यांगडजी रिवर, एशिया की सबसे लंबी नदी। और फिर है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी अमेरिका के अंदर है। ये इसके साथ 2 छोटी नदियां और मिलती हैं, मिसिसिपी, मैसूरी और जेफरसन। ये गिरती हैं सारी कारा समुंदर के अंदर। और चाइना के अंदर एक और नदी है हुआंग हो, जिसे पीली नदी यानी येलो रिवर भी कहा जाता है। हुआंग हो गिरती है बोहाई समुंदर के अंदर, बोहाई सी। तो ये कुछ नदियां हैं जो आप याद रख सकते हैं। दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी हमारे स्वतंत्रता सेनानी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? 2 यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया है। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई के अंदर, यहाँ पे ये मैथमेटिक्स और फिलॉसफी पढ़ाते थे, और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यहाँ पे गुजराती पढ़ाते थे। तो 2 कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछेंगे। इंडियन कॉलेज पूछेंगे तो एल्फिंस्टन कॉलेज, अगर दुनिया का पूछेंगे तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। भारत के किस राज्य में सबसे कम फीमेल लिटरेसी है? फीमेल लिटरेसी यानी जो स्त्रियों की साक्षरता है वो सबसे कम किस में है? राजस्थान के अंदर है। ये मैं बता रहा हूँ 2011 सेंसस के हिसाब से। अमेरिका का नेशनल गेम कौन सा है? अमेरिका का नेशनल गेम है बेसबॉल। और याद रखिए, भारत का नेशनल गेम हॉकी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। पहले एशियन गेम कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे, 1951 में हुए थे। लेकिन दिल्ली के अंदर दोबारा हुए 1982 के अंदर। दिल्ली में 2 बार एशियन गेम हो चुके हैं। अगले एशियन गेम कब होंगे? 2018 में होंगे, इंडोनेशिया के अंदर होंगे। और 2022 में भी होंगे, इसकी भी सिटी कंफर्म हो चुकी है। चाइना के अंदर होंगे, हंगजाऊ शहर के अंदर, HANGZHOU, हंगजाऊ। और 2018 में होंगे इंडोनेशिया के अंदर। और पिछले कहाँ पे हुए थे? 2014 इंचियोन के अंदर हुए थे। इंचियोन साउथ कोरिया के अंदर है। एशियन गेम्स हर 4 साल बाद होते हैं एशियन गेम्स। एशियन गेम आपको जरूर देखने चाहिए, इसमें हम बहुत सारे पदक जीतते हैं एशियन गेम्स। तो चलिए, ये था जीके का चैंपियंस ऑफ जीके पार्ट 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे बता दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट्स में लिख दीजिए मुझे, लेकिन फीडबैक ज़रूर चाहिए। और थोड़ा मैं आज तेज़ रहा क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। मैं अभी एक रिमोट लोकेशन के ऊपर हूँ, यहाँ पे किसी काम से मैं आया हुआ हूँ, इसलिए समय का थोड़ा अभाव है। इस वजह से मैं थोड़ा सा तेज़ रहा, पर आई होप जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन।